हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बेटा। आपने मेरी पिछली वीडियो को पसंद किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए बेटा, आज हम अपनी पढ़ाई को फिर से जारी रखते हैं। आज हम कक्षा 12वीं का विषय हिंदी ऐच्छिक की पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल के पाठ 2 आरोहण का अध्ययन करने जा रहे हैं। बेटा, सबसे पहले हम समझेंगे कि आरोहण का अर्थ क्या होता है। आरोहण का अर्थ होता है चढ़ाई। और दूसरी बात जो हम जानेंगे वो कि इस पाठ के लेखक कौन है। इस पाठ के लेखक का नाम है संजीव। आपने एक शब्द सुना होगा बेटा, पर्वतारोहण। पर्वतारोहण का अर्थ होता है पर्वतों पर चढ़ना। और पर्वतारोहण आज हमारे पाठ्यक्रम का एक अहम हिस्सा बन चुका है और लोग इसकी पढ़ाई करके आज इस रोजगार से जुड़े हुए भी हैं। जैसा कि आप देखते हो कि गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के जो बच्चे होते हैं वो जब इन पर्वतीय प्रदेशों में आते हैं तो वहाँ पर ये लोग एक कोच के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। तो आज हमारा जो ये चैप्टर है आरोहण, हम इस चैप्टर में जानेंगे कि जो लोग पर्वतों पर रहते हैं उनको जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो आप जानते हैं कि पर्वत की सुंदरता हमारा मन मोह लेती है। हम सोचते हैं कि हाँ भाई, पहाड़ों पर जाएंगे, खूब घूमेंगे, वहाँ पर बर्फ़ देखेंगे, वहाँ की वनस्पतियाँ देखेंगे। लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह आज हम इस पाठ के जरिए जानेंगे। पर्वतीय प्रदेशों में आने वाली प्राकृतिक विपदाएं, खास तौर पे जो भूसंकलन, लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से उनके घर, खेत खलिहान सब कुछ धंस जाता है, उनका जीवन ठहर सा जाता है। इसके अलावा बेटा वहाँ पर और भी बहुत सारी समस्याएं होती है। शहरों की तरह वहाँ पर सुविधाएं नहीं होती हैं, सुविधाओं का वहाँ अभाव होता है। वहाँ पर पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं बेटा। ये पाठ शुरू होता है जब इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है रूप सिंह, और रूप सिंह और भूप सिंह ये दो भाई हैं। अब रूप सिंह 11 साल बाद अपने गाँव माही लौटता है और अपने गांव तक जाने के लिए वहाँ पर कोई बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसे देवकुंड के बस स्टॉप पर उतरना पड़ता है। अब 11 साल के बाद जब वह अपने गांव लौट रहा है तो एक अपनत्व है, झिझक है, लज्जा है उसके मन में कि वो जब लोग उससे मिलेंगे तो वो उन्हें क्या बताएगा कि वो 11 साल तक कहाँ रहा और अब 11 साल के बाद वह गाँव में वापस क्यों लौटा है। लेकिन साथ ही साथ एक और भी समस्या थी कि वो जब गांव आया था तो वो अकेला नहीं आया था। वो अपने गॉडफादर कपूर साहब का जो बेटा था शेखर कपूर, वह भी उसके साथ आया हुआ था और वह दोनों मसूरी से यहाँ पर आए हुए थे। अब वो यहाँ आकर देखता है कि 11 साल बाद भी उसके गांव को जाने के लिए कोई भी स्थायी सड़क नहीं है। अब उसे अकेला जाना होता तो वह चला जाता, लेकिन जब साथ में शेखर कपूर भी है तो वह उसको कैसे अकेले लेके जाता, पैदल कैसे लेके जाता, ये तो गांव की बड़ी तौहीन हो जाती। इसलिए वह यह सोचकर एक चाय वाले की दुकान पर जाता है और उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर घोड़े मिलेंगे। तो चाय वाला उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो वो कहता है कि हमें माही जाना है। वो कहता है कि माही, अब माही काफ़ी दूर है। वो कहता है कि अगर आपको मशरूम सेंटर या इधर उधर जाना होता, लेकिन माही, फिर वो सोचता है, कहता है रुको साहब ठहरो। तभी वो एक लड़के को आवाज़ लगाता है कि महीप, माही जाएगा क्या। महीप जो कि 9 से 10 वर्ष का एक लड़का है और वह पत्थरों पर बैठा हुआ है और वह अपनी गर्दन को फेर कर वहाँ से चला जाता है। अब जब शेखर उसको देखता है तो वो कहता है कि क्या ये जा सकता है, क्योंकि बहुत कम उम्र का है। तो वो कहता है चाय वाला कि साहब जाएगा क्यों नहीं, यहाँ पर कहाँ मिलते हैं आप जैसे राहगीर, और अगर आप नहीं जाओगे तो यहाँ पर बैठकर मक्खियाँ ही तो मारेगा और खाने कमाने के लिए ही तो ये आया है। अब चाय वाले का संदेश सही निकलता है। थोड़ी ही देर में महीप 2 घोड़ों को साथ लेकर आता है और चाय वाला दोनों घोड़ों का मेहताना तय कर देता है 100 रुपये।
अब एक घोड़े पर शेखर कपूर और एक घोड़े पर रूप सिंह दोनों घोड़े पर बैठकर चल पड़ते हैं और महीप उन दोनों घोड़ों के साथ साथ आगे आगे चल रहा होता है। जब वह जा रहे होते हैं तो शेखर पर्वतों की सुंदरता को निहारता है। तभी उसे एक पहाड़ी गीत भी सुनाई देता है। तो शेखर उससे रूप सिंह से उसका अर्थ पूछता है और रूप सिंह उस गीत का उसे अर्थ बताता है। अब माही उन्हें पहुंचना है और माही यहाँ से 15 किलोमीटर दूर था और वह 6000 फीट की ऊंचाई पर थे और उन्हें कम से कम अभी 10,000 फीट की ऊंचाई पर और जाना था। रास्ता भी काफ़ी बेहद खतरनाक था, कहीं कहीं पर बहुत ही संकरा होता था। तो इन रास्तों से वो गुजरते हुए जा रहे होते हैं। तभी एक स्थान को देखकर रूप सिंह एकदम से ठमक जाता है और कहता है कि यही वो जगह है जहां उसने अपने भाई भूप सिंह को धक्का दिया था। तो शेखर उससे पूछता है कि तुमने अपने भाई को धक्का क्यों दिया था। तो वह बताता है कि वह अपने घर से भागकर यहाँ देवकुंड में आ गया था और उसका भाई भूप सिंह उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया और उसको पकड़ लिया और मैं कहीं भाग ना जाऊँ इसलिए मेरी कलाई को उसने ज़ोर से पकड़ रखा था और उससे बचने के लिए मैंने उसको ज़ोर से धक्का दे दिया और वह संभल नहीं पाया, ढलाई की तरफ नीचे गिर गया। क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था तो इसलिए हम दोनों भाई लुढ़कने लग गए थे और तब वहाँ पर एक पेड़ था जो कि आज नहीं है और उस पेड़ से हम दोनों लटक गए थे। उसने बताया कि जो उसके दादा थे, उसका भाई था भूप सिंह, बाहर से तो बहुत ही सख्त था लेकिन अंदर से बहुत ही नरम दिल का था। और भूप सिंह को ये लगता है कि शायद उसकी किसी वजह से, उसकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आज रूप सिंह गिर गया था। इसलिए वो उससे पूछता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी थी। और जहाँ पर उसको चोट लगी होती है तो वहीं पर वो पत्तों को निचोड़कर उसके चोट पर लगा देता है। और रूप सिंह अपने दोस्त शेखर को वो दिखाता है कि देखो चोट तो ठीक हो गई लेकिन ये निशान आज तक बना हुआ है। और वो कहता है कि उस दिन भूप दादा ने जो मेरा हाथ छोड़ा था वह आज तक नहीं पकड़ा। बातों बातों में चले जाते हैं। रास्ते में पर्वतारोहण का जिक्र छिड़ जाता है कि पर्वतों पर चढ़ने के लिए उन्हें किन किन आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही साथ पत्थर किस जाति का है, उन्हें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि ये पत्थर इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है या फिर सैंडस्टोन है, यानी पत्थर की कौन सी जाति है। अब बातों बातों में वो चले जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि रास्ता बहुत ही खतरनाक सा होता है। तो शेखर थोड़ा डर जाता है। वो घोड़े से उतरना चाहता है लेकिन महीप उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और वह अपने दोनों घोड़ों को, उन घोड़ों के नाम भी होते हैं धीरू और वीरू, वह उनको पुचकारता है और बड़े संभालते हुए उन्हें उस रास्ते से लेता हुआ निकल रहा होता है। लेकिन आगे जब भेड़ों का एक झुंड उन्हें नज़र आता है तो उन्हें घोड़े से उतरना ही पड़ता है। वो देखते हैं कि भेड़ों की झुंड के साथ साथ वहाँ जो भोटिया कुत्ता है वो भी उनके साथ साथ चल रहा है और उन भेड़ों को हाँकती हुई 15-16 साल की एक पहाड़न लड़की उन्हें नज़र आती है। अब महीप की नज़र तो उस कुत्ते पर होती है लेकिन शेखर और रूप सिंह की नज़र उस लड़की पर होती है। उस लड़की को देखने के बाद शेखर पूछता है कि तुमने पर्वतों पर चढ़ाई तो बहुत की है लेकिन क्या कभी तुमने प्रेम की भी चढ़ाई चढ़ी थी। तो बस इस बात पर रूप सिंह उसे बताता है कि हाँ, वह भी किसी लड़की से बहुत प्रेम करता था लेकिन वह उससे उम्र में बहुत बड़ी थी। तो वो पूछता है कि फिर क्या हुआ। वो कहता है कि उसका नाम शैला था। तो वो पूछता है कि जो ये लड़की थी क्या उतनी ही सुंदर थी वो भी। तो वो बताता है कि नहीं, शैला तो बहुत ही सुंदर थी, उसकी गुलामी करने में मुझे बहुत ही मज़ा आता था। मैं उसके लिए तरह तरह की चीज़ें लाता था, कभी वह उसके लिए सेब लेकर आता था, कभी दूसरी चीज़ें लेकर आता था। और ख़ास तौर पे शैला को बुरूंस के फूल बहुत पसंद थे इसलिए वो उसके लिए रोज़ वह फूल लेकर आता था। तो शेखर पूछता है कि वह बदले में तुम्हें क्या देती थी। तो उसने बताया कि वो भी देवता का प्रसाद लेकर आती थी मेरे लिए और कभी कभी मक्कई की रोटी भी लेकर आती थी और वो यहाँ बैठकर स्वेटर बुना करती थी और मैं उसकी भेड़ों को हाँका करता था। लेकिन कुछ ही समय बाद रूप सिंह को पता चलता है कि जो शैला जो ये स्वेटर बना रही थी ना, वह उसके लिए नहीं बल्कि उसके भाई भूप सिंह के लिए बना रही थी। असल में शैला रूप सिंह से नहीं बल्कि भूप सिंह से प्रेम करती थी और इस तरह से उनकी लव स्टोरी का एंड हो गया।
फिर शेखर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें फिर कभी कोई लड़की नहीं मिली? उसने कहा नहीं, लड़कियां तो बहुत थी, लेकिन अब तो सबकी सब शादियां हो गई होंगी, सारी बाल बच्चे वाली हो गई होंगी, लेकिन उनमें से कोई भी शैला जितनी सुंदर नहीं थी। अब जब वो बातों बातों में वहाँ पर जा रहे होते हैं, तभी एक स्थान को देखकर रूप सिंह चौंक जाता है और वो पूछता है कि तुम हमें कहाँ लिए जा रहे हो? तो महीप कहता है कि माँ ही लेके जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ तो पहले एक बहुत बड़ा चरागाह होता था, झरने होते थे। तो उसने कहा महीप ने कि नहीं, वो तो पहाड़ धंस गया तो सारी चीज़ें यहाँ पर धंस गई। तो इस प्रकार से जो कुछ चीज़ें थी जो उसके याद में जुड़ी हुई थी, वो सारी चीज़ें अब दफन हो चुकी थी। जब वह दोनों घोड़े पर जा रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं कि वो दोनों तो घोड़े पर जा रहे हैं और ये छोटा सा बच्चा जो पैदल ही चले जा रहा है। तो वो महीप से कहते हैं कि चलते चलते तुम थक गए होगे, कि तुम भी आओ, थोड़ी देर घोड़े पर बैठ जाओ, हम पैदल चलते हैं। लेकिन महीप मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, जब वापस जाऊंगा तब तो मुझे घोड़े पर ही तो बैठकर जाना है। तो इसलिए वो घोड़े को साथ लेकर चलता है और वो कहता है कि आप लोग बैठे रहें। बातों बातों में वह उससे पूछते भी हैं कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में ये काम कर रहे हो, बड़ा खतरनाक काम है, क्योंकि इन खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता होगा, और लेकिन जब बर्फ़ पड़ती होगी फिर तुम क्या करते होगे, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो लेकिन महीप उनकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देता और ये कह देता है कि रास्ता बहुत खतरनाक है, आप चुपचाप बैठे रहिए। और बातों ही बातों में करीब दिन के 3 बजे होते हैं। जब वह देवकुंड से चलते हैं तो 10 बजे होते हैं, और जब वह वहाँ पर पहुँचते हैं, माही हिमांग पर्वत पर पहुँचते हैं, तो दिन के 3 बज रहे होते हैं। सितंबर का महीना होता है और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो वो देखता है कि लोगों ने ठंड से बचने के लिए लावा भी पहन रखा था। घोड़े से उतरने के बाद रूप सिंह महीप को पैसे देता है। वह पहले 100 का नोट निकालता है, लेकिन कुछ सोचकर वह उन पैसों को अपने पास रख लेता है और फिर 10-10 के नोटों की गड्डी निकालकर उसमें से 12 नोट यानी कि 120 रुपये, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 100 रुपये मेहताना तय होता है, लेकिन अब रूप सिंह उसको 20 रुपये ज़्यादा देता है और वह उसको 120 रुपये देकर महीप से कहता है कि शाम भी होने वाली है बेटा, रास्ता भी बहुत खतरनाक है, तुम भी थक गए होगे, तुम्हारे घोड़े भी थक गए होंगे, तो इसलिए एक काम करो, तुम यहीं पर ही रुक जाओ शाम को, और देखो कोई तकलीफ़ नहीं होगी तुम्हें, यहाँ पर मेरा घर है। लेकिन महीप उनकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता और वह अपने पैसे गिनने में मशगूल हो जाता है। तभी वह दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बूढ़ा नज़र आता है, बूढ़ा जिसका नाम है त्रिलोक सिंह। और वहाँ पर जाकर रूप सिंह पूछता है उनसे कि बाबा, यहाँ पर राम सिंह नाम का जो व्यक्ति था, उसके दो बेटे थे, रूप सिंह और भूप सिंह। तो बूढ़ा उसको देखकर कहता है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं उनका छोटा बेटा रूप सिंह। वो कहता अच्छा, तुम तो 11 साल पहले भाग गए थे ना यहाँ से? वो कहता कि हाँ, मैं वही हूँ जो 11 साल पहले यहाँ से चला गया था। तब वो उससे पूछते हैं गांव वाले कि तुम फिर 11 साल तक कहाँ रहे? तो वो बताता है कि वो पर्वतारोहण है, उसका रोजगार करता है, नौकरी करता है, वो सरकार की पहाड़ों पर चढ़ने की जो वो नौकरी करता है, उसके लिए उसको 4000 तनख्वाह भी मिलती है। तो गाँव के लोग ये सब सुनकर बड़े हैरान होते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ने के भी पैसे मिलते हैं, क्योंकि जो पहाड़ पर रहने वाले लोग होते हैं तो पहाड़ों पर चढ़ना उनके जीवन का ही एक अंग होता है। तो बातों ही बातों में वो कहता है उनसे कि ठीक है, अब मैं घर चलता हूँ, कल आपसे आकर मिलूँगा। तो वो पूछता है कि घर कहाँ पर है? तो वो बूढ़ा एक ऊंचे पहाड़ की तरफ इशारा करके कहता है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से उड़कर वहाँ चला गया। तो वह पूछता है कि मेरे माता पिता कैसे हैं? तो वो बताता है कि तुम्हारे माता पिता तो उस पहाड़ से भी ऊपर चले गए हैं, अर्थात उनका देहांत हो गया है। और ये बात सुनकर रूप सिंह को बहुत दुख होता है और शेखर कपूर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको सहानुभूति देना चाहता है। अब रूप सिंह बेचारा डरते डरते उस बूढ़े से पूछता है कि जो मेरा भाई था भूप दादा, वो हैं? और तभी वह बूढ़ा इस तरीके से चिल्लाता है, कहता हाँ हाँ, वो भूप सिंह। तो उसको लगता है कि बूढ़ा शायद उसके साथ मजाक कर रहा है और वो भूप सिंह की आत्मा को क्या कर रहा है, पुकार रहा है। तभी वह
पूछता है कि वो उसके साथ कोई और भी है, कितने लोग रहते हैं। तो वो एक औरत बताती है कि उसकी पत्नी है और एक लड़का। कहता अच्छा एक लड़का भी है? वो कहता हाँ हाँ, अरे वही तो जो तुम्हें घोड़े पर लेकर आया हुआ था, यानी कि महीप। महीप भूप सिंह का बेटा है और रूप सिंह उसका चाचा था। लेकिन उनकी बातों से, रूप सिंह की बातों से वो जान जाता है कि यह मेरे जो पिता का छोटा भाई है रूप सिंह है, इसलिए शायद वह उनकी बातों का सही से जवाब नहीं देता था। अब जब रूप सिंह उसे देखता है तो महीप उनकी नज़रों से काफ़ी दूर चला जाता है। तब वह पूछता है कि भूप सिंह तो अपने ऊपर ही वहाँ पर घर पर ही होगा। तो वो बताता है कि भूप सिंह तो किसी से बात करता ही नहीं है, तुम एक काम करो वहीं चले जाओ। अब ऊंचे पहाड़ को देखकर थोड़ा सा रूप सिंह घबरा सा जाता है। तो वो हंसकर बोलता है अच्छा अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम पहाड़ों पर चढ़ने की नौकरी करते हो, अब इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की बात सुनकर ही घबरा गए। तो वो बताता है कि दादा हमें पहाड़ों पर चढ़ने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जो हम अपने साथ यहाँ पर लेकर नहीं आए। तो ये बात सुनकर सारे गांव वाले वहाँ पर जो खड़े होते हैं वो हंस पड़ते हैं कि लो, इन्हें पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तभी कोई गांव वाला देखता है कि भूप सिंह तभी वहीं पर ही आ रहा होता है। तो वो कहता है कि अरे लो, भूप सिंह तो आ ही गया। अब रूप सिंह इतने सालों बाद अपने भाई को देखता है और भाई को देखते ही उनके पैर को छूता हुआ कहता है कि मैं आपका भाई रूप सिंह भगोड़ा जो यहाँ से भाग गया था। अब भूप सिंह उनके दोनों बैगों को अपने कंधे पर लाद कर कहता है कि चलो घर की तरफ चलते हैं। अब वो तीनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। पहले तो बेटा पत्थरों और पेड़ों के सहारे वो चढ़ रहे होते हैं, लेकिन आगे का जब रास्ता थोड़ा जटिल हो जाता है तो भूप सिंह देखता है कि शेखर भी बहुत हाँफ रहा है और रूप सिंह से भी पहाड़ों पर चढ़ा नहीं जा रहा है। तो वो हंसते हुए कहता है कि बस इतना ही पहाड़ीपन बचा हुआ था तेरे में। और वह जो अपना मफलर उसने बांधा हुआ था वो अपने उस मफलर को यहाँ पर कमर पर बांधता है और कहता है कि शेखर से और रूप सिंह से कि तुम इसे पकड़ लो और इसके सहारे सहारे मेरे साथ साथ चलो। तो इस प्रकार भूप सिंह ना केवल खुद पहाड़ पर चढ़ता है बल्कि उन दोनों को भी अपने साथ लेकर चलता है। तब रूप सिंह सोचता है कि ये कोई वन मानुष है, कोई छिपकली है जो कितनी आसानी से मेरे जो भाई हैं वो इन पहाड़ों पर चले जा रहे हैं। अब धीरे धीरे वो पहाड़ों पर चढ़कर जब ऊपर पहुंचते हो तो देखते हैं कि मैदान काफ़ी समतल होता है, वहाँ पर खेती हो रही होती है और ऐसा लगता है देखकर कि शायद अभी अभी खेतों को जोता गया है। इसके अलावा काफ़ी फल फूलों के वृक्ष भी वहाँ पर होते हैं। तभी वहाँ पर एक उन्हें गुफानुमा एक आश्रम भी दिखाई देता है, साथ में दो छप्पर के बने हुए जो उनका घर होता है वो भी नज़र आता है। और वो देखते कि वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई होती है। तो उसे देखकर रूप सिंह को लगता है कि शायद यह उसकी भाभी ही होगी और भूप सिंह भी उसको कहता है कि ये रूप सिंह तुम्हारी भाभी है। अब शेखर जब उसको देखता है तो वो उसको देखकर लगता नहीं है कि महीप उसका बेटा है। अब जब दोनों झोपड़े में होते हैं तो शेखर यही पूछता है कि क्या महीप इन्हीं भाभी का बेटा है। तो रूप सिंह कहता है कि बताया तो यही गया था, अब पता नहीं भाई। अब क्योंकि बहुत थके हुए होते हैं इसलिए वो वहाँ पर थोड़ा आराम करने के लिए जैसे ही लेटते हैं सो जाते हैं। तब रात को जब काफ़ी रात होती है तो भूप सिंह दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि ये खाना लो, खाओ पियो और यहीं सो जाओ क्योंकि बाहर तो बहुत अधिक वर्षा हो रही होती है। और जब वो दोनों सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि बारिश रुक चुकी होती है, मौसम बहुत साफ़ होता है और पहली बार नाश्ते पर जब वो लोग इकट्ठे बैठते हैं तो उनकी भाभी उन्हें खाने के लिए जो मकई होती है उसके दानों को भूनकर उन्हें देती है, जिससे वह नमक और मिर्च के साथ खा रहे होते हैं। साथ में पीने के लिए काली चाय भी होती है। अब रूप सिंह पूछता है कि दादा आप इतने ऊंचे पहाड़ पर कैसे आ गए। तो वह उसको बोलता है कि क्या तुम 11 साल बाद यही पूछने के लिए आए हो। तो उन्होंने कहा तो रूप सिंह थोड़ा सा झिझक जाता है। तब भूप सिंह उसे बताता है कि एक दिन हिमांग पहाड़ पर इतनी अधिक बर्फ़ पड़ी थी कि वह उसके बोझ को सहन नहीं कर पाई और जो पहाड़ होता है वो सरक जाता है और उसके उस मलबे में उसके माँ बाप दब जाते हैं, उनके खेत खलिहान सब कुछ दब जाते हैं, सिर्फ अकेला भूप सिंह ही बचता है। वो उसको कहता है कि उस समय मैं बिल्कुल अकेला था, अगर तुम मेरे साथ होते तो मैं मलबा क्या पूरे का पूरा पहाड़ हटा लेता, तब मेरे माँ बाप भी जिंदा होते, शायद मैं अपने खेतों को भी बचा लेता, लेकिन तब तुम मेरे साथ
नहीं थे। तो वो बताता है कि वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था, फिर किसी तरीके से उसने हिम्मत करी और वो इस पहाड़ के ऊपर आ गया और यहाँ पर आकर उसने खेती का काम करना शुरू करा। अब अकेले उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए वो नीचे से एक औरत को ले आया। तब रूप सिंह उससे पूछता है कि क्या शैला को? तो भूप सिंह कहता है अच्छा, तो तुम्हें शैला याद है? वो कहता हाँ, मैं शैला को ले आया था और मैंने और शैला ने मिलकर खूब मेहनत करी। यहाँ पर जो खेत हैं ये सब हम दोनों ने मेहनत से ये अपना जीवन शुरू किया था। एक समस्या थी पानी की, तब एक झरना जो वहाँ पर बहता था वो जो सीधा सूपी नदी में गिरता था और हमने दोनों ने उस अपनी मेहनत से उस झरने को मोड़ दिया था खेतों की तरफ। वो बताता है कि शैला के आ जाने से घर का कामकाज बहुत बढ़ गया था, खेती का काम बढ़ गया था, इसलिए उसे नीचे से एक औरत को लेकर आना पड़ा। वैसे भी उन दिनों जो शैला थी बेटा वो गर्भवती थी, तो उससे इतना काम नहीं होता था, इसलिए वह उस औरत को साथ लेकर आया था। और महीप उसी शैला का ही बेटा है। लेकिन जब महीप 9 वर्ष का होता है तब शैला उसी सूपी नदी में गिरकर आत्महत्या कर लेती है और महीप ये समझता है कि उसकी माँ ने जो आत्महत्या की है वो उसके पिता की वजह से की है और अपनी माँ की आत्महत्या के लिए वह अपने पिता को जिम्मेदार मानता है, इसलिए वह अपने पिता का घर छोड़कर नीचे चला जाता है। तो उसकी ये बातें सुनकर रूप सिंह को लगता है कि उसका भाई कितना अकेला है, तो वह उससे कहता है कि आप छोड़ दीजिए अब ये सब कुछ, बहुत आपने कष्ट उठाए हैं, अब आप मेरे साथ चलिए। मुझे सरकार की तरफ से एक मकान भी मिला हुआ है, 4000 मेरी तनख्वाह भी है, तो चलिए हम सब अब वहीं मिलकर रहेंगे। लेकिन भूप सिंह कहता है कि नहीं, वो यहाँ से नहीं जाएगा। वो कहता है कि यहाँ वो अकेला नहीं है, यहाँ पर माँ बाबा हैं, शैला हैं, उनकी आत्मा है, उनकी आत्मा से वह बात करता है। वो कहता है कि पहले माँ बाबा छोड़कर चले गए, उसके पहले तुम छोड़कर चले गए, फिर माँ बाबा छोड़कर चले गए, फिर शैला छोड़कर चली गई, फिर उसका बेटा महीप छोड़कर चला गया था, सब मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा। इसलिए वह रूप सिंह से कहता है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तब रूप सिंह उसे समझाता है कि पहाड़ कभी भी खिसक सकते हैं, तो वो कह देता है कि नहीं, चाहे अब कुछ भी हो, मेरी खुददारी को बख्श दीजिए, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। तो इस प्रकार से जो भूप सिंह है वो अपने उस प्राकृतिक परिवेश से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह उस रूप सिंह के साथ जाने से मना कर देता है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आज मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ आरोहण आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।